अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर तनवीर सिकंदर है। मैं एक फिज़ियोथेरेपिस्ट हूँ। आई एम अ ग्रेजुएट ऑफ डाउ यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज, डन माई मास्टर्स फ्रॉम लियाकत नेशनल हॉस्पिटल एंड मैं पिछले 5 साल से आईएसएम हॉस्पिटल के अंदर फिज़ियोथेरेपिस्ट की सर्विसेज अंजाम दे रहा हूँ। एक बड़ा टॉपिक जिस पे बहुत कम पेशेंट्स को और बहुत कम डॉक्टर्स को भी इसके बारे में ज़रा कम अवेयरनेस है, जो हमने अब तक देखा है, दैट इज़ रोल ऑफ फिज़ियोथेरेपी आफ्टर प्लास्टिक सर्जरी। पहले मैं उन चीज़ों को डिस्कस कर लेता हूँ कि प्लास्टिक सर्जरी में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं जिनके बाद फिज़ियोथेरेपी करना जो है वो लाजमी हो जाता है। सबसे कॉमन चीज़ है ग्लास कट इंजरी, यानी अगर यहाँ पर आपके कट लग जाता है किसी भी वजह से, शीशा लग जाता है या कोई चीज़ उसके ऊपर गिर जाती है, किसी मशीन में आ जाता है, किसी ट्रॉमा या इंजरी की वजह से भी ये सारी चीज़ें ट्रॉमा और इंजरी के अंदर आती हैं। तो यहाँ लगने के बाद जो है वो नसें भी कट जाती हैं, इसकी जो है आपके पास टेंडन भी कट जाते हैं, स्किन भी कट जाती है। ये सब सर्जरीज़ की जाती हैं प्लास्टिक सर्जरी में। तो वो सर्जन उसको रिपेयर करता है, उसकी स्किन को भी और उसके टेंडन को भी और उसके वेसल्स को भी, उसकी वेंस को भी, सबको वो रिपेयर करता है। और उसके बाद एक स्प्लिंट लगाया जाता है और उस स्प्लिंट को ऐसे लगाया जाता है कि आप ग्लास को पकड़ सकें। उसके एक पर्टिकुलर पोजीशन होती है जिसमें हम रिस्ट को थोड़ा सा पीछे ले जाते हैं और फिंगर्स को यूँ स्ट्रेट रखते हैं और थंब को ऐसे पोजीशन में बनाते हैं। तो ये एक स्प्लिंट बनता है जो आपके प्लास्टर ऑफ पेरिस से भी लगाया जा सकता है और दूसरा एल्यूमिनियम का भी। अच्छा, अब इसके बाद जो है फिजियोथेरेपी का रोल इसके अंदर क्या है। पहला हफ्ता हम पेशेंट पे जो है वो एक्सरसाइज अप्लाई नहीं करते क्योंकि इसके अंदर स्वेलिंग होती है, सूजन होती है। दूसरे हफ्ते की शुरुआत से हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इंडिविजुअल फिंगर्स की मूवमेंट करवाते हैं और इंडिविजुअल मूवमेंट की फिंगर यानी जितने टेंडन्स यहाँ पे गुजर रहे हैं हर एक टेंडन के लिए अलग से मूवमेंट की जाती है। तीसरे हफ्ते में हम उसको एक्टिव मूवमेंट पे लेकर आते हैं ताकि पेशेंट वो सारी चीज़ें खुद करे जो हमने उसको करवाई हैं। और उसके साथ साथ हम अल्ट्रासाउंड अप्लाई करते हैं, उसकी जो बैंडेजेस हैं वो रिमूव करके। उस अल्ट्रासाउंड ये ज़रा डिफरेंट अल्ट्रासाउंड होता है, ये वो जो सोनोलॉजी में या गायनेकोलॉजी में अल्ट्रासाउंड यूज़ होता है ये वो नहीं है। इसकी इंटेंसिटी कम होती है, ये ट्रीटमेंट पर्पज़ के लिए यूज़ होता है। फिर उसके बाद अगले मरहले में हम उसको जिस तरफ उसके कट लगा हुआ था, पहले ये मूवमेंट थी, अब उसके ऑपोजिट डायरेक्शन की मूवमेंट्स को, जिसको हम एक्सटेंशन कहते हैं, उस डायरेक्शन की मूवमेंट्स को हम स्टार्ट करवाते हैं। और उसके बाद 5वें हफ्ते में हम रेजिस्टेंट एक्सरसाइजेज यानी कि आपका लो वेट से स्टार्ट करने वाली हल्के वेट की एक्सरसाइजेज, एक फिंगर की रेजिस्टेंस की एक्सरसाइजेज हम स्टार्ट करवाते हैं। इस सब का फ़ायदा ये है कि आपकी ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव होती है। कुछ अरसे अगर इसको मूव ना किया जाए, नुकसान ये है कि अगर इसको मूव ना किया जाए तो ब्रेन भूलने लगता है कि ये मेरे जिस्म का हिस्सा है और उसकी वजह से इसका गोश्त भी कम होने लगता है और इसकी नसों में जो है वो भी कमज़ोरी आ जाती है और आप मूवमेंट भी भूलना लगते हैं। तीसरी और सबसे ज़्यादा बड़ा नुकसान जो इसकी कॉम्प्लिकेशन हमें देखने को मिलती है वो ये कि आपकी स्किन और आपके टेंडन आपस में जुड़ जाते हैं और यहाँ बड़ा सा पैच बन जाता है और जो नसें हाथ की तरफ जाती हैं वो भी दब जाती हैं और उसकी वजह से आपको पूरी ज़िंदगी हाथ में दर्द और सुनपन की तकलीफ़ रहती है। तो इन चीज़ों को बचाने के लिए, इन चीज़ों को प्रिवेंट करने के लिए, एडिजेंस को बचाने के लिए हम फिज़ियोथेरेपी करवाते हैं, हम इसके अंदर एक्सरसाइजेस करवाते हैं। छठे हफ्ते में हम इसके स्प्लिंट को उतार देते हैं और उतारने के बाद हम इसको तमाम वो मूवमेंट्स जो वो खुद कर सकता है, जो वो जिम एक्टिविटीज़ के अंदर कर सकता है, बिल्कुल लो वेट से हम उसको स्टार्ट करते हैं और फिर उसको नॉर्मल इंसान की तरह बना देते हैं ताकि वो सारी एक्टिविटीज़ अपनी कर सके। दूसरी चीज़ आपके पास आती है स्किन ग्राफ्टिंग। जो मरीज़ जल जाते हैं खुदा न खास्ता किसी हादसे की वजह से, कभी वो फेस जल जाता है या चेस्ट का हिस्सा जल जाता है या हाथ जल जाते हैं या पैर जल जाते हैं, तो उसके ऊपर भी स्किन की ग्राफ्ट लगते हैं। लेकिन स्किन ग्राफ्ट लगने के बाद वो स्किन सिकुड़ने लगती है और सिकुड़ने की वजह से जोड़ अपना काम पूरा नहीं कर सकता, ना वो पीछे जा सकता है ना हाथ आपका आगे जा सकता है। तो उसको नॉर्मल बनाने के लिए भी एक डिफरेंट प्रोटोकॉल इस तरीके से फिजियोथेरेपी का सेट है और डिज़ाइन, और ये तमाम बातें इनके ऊपर रिसर्चेस भी, इनके ऊपर बुक्स भी मौजूद हैं जो हम करवाते हैं। कराची में बहुत कम जगहों पे प्लास्टिक सर्जरी के बाद फिजियोथेरेपी की प्रैक्टिस होती है, कुछ गवर्नमेंट सेक्टर है और कुछ मखसूस प्राइवेट सेक्टर है। हम स्पेसिफिकली इस चीज़ पे
बहुत ज़्यादा अरसे से काम कर रहे हैं और इसमें काफ़ी सारे पेशेंट्स की हमारे पास सक्सेस स्टोरीज़ भी हैं और उन चीज़ों को हमने डॉक्यूमेंट भी अपने पास किया हुआ है। अगर आपके साथ इस तरह का कोई प्रॉब्लम है, कोई प्लास्टिक सर्जरी के बाद अगर आप फिजियोथेरेपी करवाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक को क्लिक करें और ISM फिजियोथेरेपी के साथ रब्ता करें। थैंक यू।